हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नीति के निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 हो गया था। आज अनुच्छेद 40 से हम शुरू करेंगे। अनुच्छेद 40 ये जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। साथियों, नीति के निर्देशक तत्व का जो वर्णन है, वर्गीकरण है, वो एक गांधीवादी, समाजवादी और बौद्धिक वर्ग में किया गया था। गांधीवादी, समाजवादी और बौद्धिक वर्ग, बौद्धिकवादी, इसका जो वर्गीकरण किया गया, ये डीएसपी को पढ़ने के लिए किया गया। डीपीएसपी को, यानी नीति निर्देशक तत्व को इसको पढ़ने के लिए किया गया। ये हमारे संविधान में तो विभाजित नहीं है, लेकिन इसका विभाजन दिखता है। तो ग्राम पंचायत का गठन जो है, जब महात्मा गांधी जी से पूछा जाता था कि हिंदुस्तान में किस तरह का आप लोकतंत्र चाहते हैं, तो कहते थे कि हम एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जब एक गरीब तबके का, एक सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति सबसे उच्च पद पर बैठा होगा, उस दिन हमारा लोकतंत्र सफल माना जाएगा। वो भी आज दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत देश गांव में बसता है और लोकल गवर्नमेंट देना चाहिए, स्थानीय शासन देना चाहिए, जिसमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जैसे ही ग्राम पंचायत का चुनाव आता है, आप लोग देखते होंगे हर गली मोहल्ले में 4-6 नेता निकल आते हैं। तो वो जो 4-6 नेता हर गली मोहल्ले से निकल आते हैं, वही तो सफल लोकतंत्र का मानक है। तो अनुच्छेद 40 में रखा गया किसे कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। अब यहाँ पे एक प्रश्न यह आता होगा कि अगर राजनैतिक रूप से लोकतंत्र को लाना था और मौलिक अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र की अवधारणा पे चलता है, तो इसको यहाँ क्यों रखा गया, नीति निर्देशक तत्व में क्यों रखा गया? यह तो गैर न्यायोचित था। तो साथियों, जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय एक साथ इतनी सारी चीज़ें दे देना देश को, जनता को, सही नहीं था। हमारी जनता अशिक्षित थी। टोटल 14% लोग ही शिक्षित थे। तो ये तत्काल रूप में कर पाना संभव नहीं था। तो अनुच्छेद 40 को लागू तो कर दिया गया आज़ादी के बाद से ही। 1959 में सबसे पहले नागौर में, यह राजस्थान में एक स्थान है, नागौर में पंडित नेहरू के द्वारा, हमारे पीएम थे उस समय, इनके द्वारा नागौर में पंचायत का गठन किया गया। पहला पंचायत है भारत का। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ग्राम पंचायत कौन है, तो ये नागौर है। उसके बाद में सब जगह चलता रहा और फिर संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रख करके 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया। तो जब 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, तो साथियों 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए है और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत के लिए है। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 के तहत लागू हुआ। उसी के वजह से जो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, तो 24 अप्रैल को उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए मनाया जाता है। महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना और जनता को स्थानीय शासन देना अनुच्छेद 40 उससे संबंधित है, जिसका अब संवैधानिक आधार दे दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो काम किससे पाएंगे? सरकार से, राज्य से। शिक्षा किससे पाएंगे? राज्य से। लोक सहायता किससे पाएंगे? राज्य से। तो अनुच्छेद 41 को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा कि काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे है काम का न्याय संगत, काम जो है मिले वो न्याय संगत हो, ऐसा ना हो कि आप कोई भी काम पकड़ा दो। और प्रसूति सहायता, साथियों, महिलाओं को प्रसूति सहायता के रूप में जननी सुरक्षा योजना और ऐसी कई योजनाएं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ऐसे कई योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। और प्रसूति के समय में 5,000 रुपये का 3 किस्तों में दिया जाना। तो ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, ये अनुच्छेद 42 में डिमांड कर दिया गया था, बता दिया गया था कि राज्य का ये दायित्व होगा कि दे। तो राज्य ये अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग, साथियों, अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उसे हर हाथ में काम देना होगा। और हर हाथ में काम आप सर्विस दे करके नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी दे करके नहीं कर सकते, या किसी कारखाने में सबको नौकरी दे करके नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो छोटे छोटे गांव या बड़े बड़े गांव, हर जगह कुटीर उद्योग, जैसे कोई सिलाई बुनता हो, कहीं अगरबत्ती का कारखाना हो, कहीं कपड़े बुने जा रहे हों, तो जो, या कहीं अचार बनाया जा रहा हो, तो ये छोटे छोटे जो काम हैं, इसे ही कुटीर उद्योग कहा जाता है। और अगर कुटीर उद्योग हर घर में पहुंच जाएगा तो वो देश विकसित होगा। तो अनुच्छेद 43 इसी बात को कहता है कि कुटीर उद्योग होने चाहिए और कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि एक देश हो और एक कानून हो। एक देश हो और एक कानून हो। तो साथियों, ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। अभी हिंदुस्तान में कई तरह के कानून चलते हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ऐसी कई
जो सामाजिक विधियां हैं वो चल रही हैं। तो कहा गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता। साथियों, एक समान सिविल संहिता की बात तो की जाती है, लेकिन एक समान सिविल संहिता दिया नहीं गया है अभी तक। और जब तक एक देश एक कानून नहीं होगा तब तक कुछ लोगों के साथ तो अन्याय होता रहेगा, लेकिन ये सरकार का दायित्व है कब करती है। आगे हम अनुच्छेद 45 पे बात करेंगे। अनुच्छेद 45 में पहले कहा गया था, जब संविधान बना था, कि 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। अब 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात पहले की गई थी, और इसी को ध्यान में रख करके 86वां संविधान संशोधन हुआ। छियासीवां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को यहाँ से निकाल दिया गया, जब यानी कि डीपीएसपी से जब निकाला गया, तो यहाँ कितने बचे? अब 6 से नीचे के बच्चे बचे। तो साथियों, अब जो नीति निर्देशक तत्व है उस 45 अनुच्छेद में 5 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार रखा गया है कि उनको देना चाहिए, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अब वो मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। और ये कहाँ पहुँच गया है? ये पहुँच गया है अनुच्छेद 21 के क्लास 1 में। अनुच्छेद 21 के क्लास 1 में यह रख दिया गया है। तो 14 वर्ष तक की जो मांग थी ये तो सरकार ने फुलफिल कर दिया, निःशुल्क शिक्षा की बात कर दी। अब जब 5 वर्ष तक के बच्चे का बात आता है तो इसके लिए भी चलाया जाता है आंगनवाड़ी में। आप लोग जानते होंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के समझ रखा गया कि 5 वर्ष से नीचे के बच्चों का भी प्रावधान करती हैं, वहाँ उनको व्यवस्था दिया जाता है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ हितों को अभिवृद्धि किया जाए। मतलब इनके लिए क्या दिया जाए? एजुकेशन दिया जाए, इनके लिए, इनको प्रोत्साहन के लिए इनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये जो बने कैटेगरी, ये ध्यान में रख करके बने कि कोई भी व्यक्ति कमज़ोर न रह जाए। तो राज्य के दायित्व को बताया गया कि राज्य का कर्तव्य बताया गया। क्या बताया गया? राज्य का कर्तव्य कि उन लोगों को जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनके अर्थ संबंधी हितों को भी ध्यान में रखा जाए, उनके शिक्षा संबंधी ध्यान में रखा जाए और उनको आगे बढ़ाने का राज्य पूरा अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। अनुच्छेद 47 में कहा गया है
अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर की बात कही गई है। उनके लोक स्वास्थ्य को सुधारने की बात कही गई है। जब विश्व का सूचकांक आता है तो उसमें देखा जाता है कि पूरे विश्व में जितने बच्चे कुपोषित हैं उसमें लगभग 16 से 17%, लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डाटा हर साल बदलता रहता है, तो लगभग 16 से 17% बच्चे केवल भारत के होते हैं जो कुपोषित होते हैं। भारत की महिलाएं भी कुपोषित होती हैं। और कुपोषण केवल कम खाने से नहीं होता है, कुपोषण ज़्यादा खाने से भी होता है। कुपोषण पौष्टिक आहार न लेने से होता है। ये पिज्ज़ा बर्गर खाने से कुपोषण भी हो सकता है, लेकिन खाने का भाई आपको अधिकार है, कौन रोक सकता है, खाइए। तो पोषण स्तर इसको बढ़ाया जाए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए। तो इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। जैसे स्कूलों में